ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि एक 2D मोशन है। 2D मतलब इसमें जैसे अभी तक की जो अपन मोशन सीख रहे थे उसमें पार्टिकल के सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था, मतलब पार्टिकल सिर्फ ऐसा मान लो कि एक ही लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा था, घूम के आता भी था लेकिन उसकी मोशन एक ही लाइन के लॉन्ग होती थी। अब पार्टिकल की मोशन एक लाइन के लॉन्ग नहीं होगी, वो एक प्लेन में होगी, है ना। तो अपन उसी को 2D मोशन के फॉर्म में स्टडी करेंगे। 2D मोशन के दो एग्जांपल मेनली अपने कोर्स में है, एक ये और एक सर्कुलर मोशन, तो वो आगे का चैप्टर है। तभी अपने को 2D मोशन मेनली प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करना है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करने से पहले मैं इन जनरल आपके सामने 2D मोशन की बात करता हूं। मैंने कर भी रखी है, पहले भी कर रखी है मैंने 2 डायमेंशनल मोशन। अगर मान लो 2 डायमेंशनल मोशन और 3D एक साथ लिख देता हूँ, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन अगर मैं इन जनरल लिखूं तो मोशन, इसमें आप कहोगे कि भाई किसी भी मोशन में क्या होता है, एक तो होता है पार्टिकल का आर वेक्टर। व्हाट इज आर वेक्टर? पोजीशन ऑफ पार्टिकल। 1D मोशन में हमें सिंपल एक्स या हाइट से लिख देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं लिख सकते, तो इसका कुछ एक्स आई कैप प्लस कुछ वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगा। हो सकता है टाइम का फंक्शन दिया हो, है ना, तो मे बी इट कैन बी गिवन एज एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आई कैप प्लस वाई कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जे कैप प्लस जेड कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के कैप, है ना। जैसे मान लो मैं कह दूं कि एक पार्टिकल के आर वेक्टर ऐसा दिया हुआ है 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 3t जे कैप माइनस 3t जे कैप माइनस 2 के कैप, ऐसा दिया हुआ। तो आप कहोगे कि पार्टिकल के पोजीशन का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट वो इस फंक्शन से चेंज हो रहा है। किसी भी टाइम पे एक्स कोऑर्डिनेट लिखना हो तो यहां रख देंगे। पार्टिकल के फंक्शन का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो ऐसे चेंज हो रहा है, और पार्टिकल के फंक्शन का जो जेड कोऑर्डिनेट है उसका वेरिएशन ये रहा। दिस इज आर। सो आर का फंक्शन टाइम के साथ तीनों का दिया हुआ है ना, तो आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है, तीनों टाइम का फंक्शन दिया हुआ है। और तीनों अपन जानते हैं आई कैप जे कैप के कैप इंडिपेंडेंट होते हैं, इनकी आर भी इंडिपेंडेंट होगी, इनके अलोंग वेलोसिटी भी इंडिपेंडेंट होगी। फिर मैं आपसे पूछूंगा बेटा वेलोसिटी क्या होगी, तो आप कहोगे सर वेलोसिटी का तो फॉर्मूला होता है डी आर अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो तीनों को डिफरेंशिएट कर देंगे अलग अलग, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो ये आएगा dx अपॉन dt। x का जो फंक्शन दिया होगा उसका इसके रिस्पेक्ट में आई कैप, dy अपॉन dt j कैप प्लस dz अपॉन dt k कैप। जैसे इसी एग्जांपल का करें तो ध्यान से देखिए, इसमें तीनों के लॉन्ग r वेक्टर दिया हुआ है, तो अगर मैं इसी के अंदर वेलोसिटी वेक्टर निकालूं तो पहला है 2t स्क्वायर, तो उसका आएगा 4t आई कैप, दूसरा आएगा 3t j कैप, तो इसका 3 आ जाएगा, और तीसरा कांस्टेंट है तो उसका 0 आ जाएगा, 0 के कैप। मतलब वेलोसिटी का फंक्शन है 4t आई कैप प्लस 3t j कैप। तो मैं आपसे पूछूं कि ये टर्म क्या दिखा रहा है, किसी भी टाइम पे ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, किसी भी टाइम पे ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, और किसी भी टाइम पे ये वेलोसिटी का z कंपोनेंट है। भाई r के x कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट मिलेगा, r के y कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट मिलेगा, r के z कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी का z कंपोनेंट, तीनों सेपरेट। सिमिलरली मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन क्या होता है भैया, तो एक्सेलरेशन वेक्टर इज डिफाइंड एज dv अपॉन dt, मतलब d बाई डी टी ऑफ जो भी फंक्शन दिया होगा vx आई कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, है ना। ये क्या बन गया, dy dt ऑफ vx का अलग डेरिवेटिव, vy का अलग डेरिवेटिव और vz का अलग डेरिवेटिव। तीनों वैल्यू रख के देखो इस एग्जांपल से, vx है 4t,
जैसे इस एग्जांपल में क्या आ जाएगा, ये Vx कितना था 4t, तो 4t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 4i कैप, y कंपोनेंट कांस्टेंट है तो 0, तो बस 4i कैप ये आंसर हो जाएगा, 4j कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, तो a वेक्टर इज 4i कैप। तो ध्यान से देखो हमें क्या पता चला इस पार्टिकुलर एग्जांपल के अंदर, देखो ध्यान से, x कंपोनेंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, y कंपोनेंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, z कंपोनेंट कांस्टेंट है, मतलब z कंपोनेंट टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, इसीलिए x की वेलोसिटी है, y की वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि ये लिखो लीनियर फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो t आया, और z की वेलोसिटी कांस्टेंट है। और जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे पता चला कि एक्सीलरेशन तो 4 है, इट मींस इस पार्टिकुलर केस में सब दिख गया कि ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन की मोशन, कैसी मोशन है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन की मोशन है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ, x में अलग, y में अलग, z में अलग। अब सोचो मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी हो तो x के लिए सेपरेट कि x में वेलोसिटी इज इक्वल टू ux प्लस at, है ना, जैसे मैं अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं ना तो vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, ये x में लिख रहा हूँ, x का डिस्प्लेसमेंट बराबर ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, x की वेलोसिटी इज इक्वल टू x की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2ax इंटू sx। ऐसे ही तीनों फॉर्मूले y के लिए सेपरेट लिख सकते हैं, ऐसे ही तीनों फॉर्मूले z के लिए सेपरेट लिख सकते हैं, x y और z के लिए तीनों इक्वेशन अलग अलग लिखी जा सकती है, आपस में इनका कोई मतलब नहीं होता है ना, x कंपोनेंट सेपरेट, y कंपोनेंट सेपरेट, z कंपोनेंट सेपरेट। ध्यान से देखो t इक्वल टू 0 पे x में वेलोसिटी कितनी है, 0, कितनी है 0, ये देखो v का फंक्शन t, vx का फंक्शन कितना है 4t, अगर मैं पूछूं t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी होगी 0, देखो x का एक्सीलरेशन कितना है 4, तो अगर मैं कहूं बेटा x में कांस्टेंट एक्सीलरेशन की मोशन है और कांस्टेंट एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैं पूछूं वेलोसिटी क्या होगा, तो देखो vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, ux 0 करो, देखो 4t आना चाहिए, देखो 4t है, फिर मैं कहूँ sx क्या आएगा, ux इंटू टी 0 हो गया प्लस हाफ ax टी स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर आना चाहिए, देखो फंक्शन 2t स्क्वायर है ना। तो सिंपल सी आपने जो इक्वेशन सीखी है वही अपन x y और z में सेपरेट लगा सकते हैं अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं हुआ तो x के टर्म में अलग, y के टर्म में अलग, z के टर्म में अलग, डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे था ना r को डिफरेंशिएट करते थे तो v मिलता था, v को डिफरेंशिएट करते थे तो a मिलता था, a को इंटीग्रेट करने पे डेल्टा v मिलता था, v को इंटीग्रेट करने पे डिस्प्लेसमेंट मिलता था, यहाँ भी बिल्कुल मिलेगा, बस x को अलग, y को अलग, z को अलग, तीनों को सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएट भी करना है, और तीन टर्म हुई तो तीनों को अलग अलग लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट भी करना है। ये बेसिक सी कहानी है। तो ये अपन ने इन जनरल बात करी है ना, कि इन जनरल क्या होना है कि तीनों को एक साथ, इससे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ और उसके 2-3 क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मान लो आपसे कह दिया कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल वेरीज एज, ऐसा फंक्शन दिया है 2t स्क्वायर प्लस 5 आई कैप प्लस 4t स्क्वायर जे कैप प्लस 2t के कैप, ये किसी भी टाइम पे आर वेक्टर है, मान लो मीटर में। तो पहला आपसे पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पहला क्वेश्चन। दूसरा, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी। तीसरा क्वेश्चन, फाइंड स्पीड एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे स्पीड क्या होगी। चौथा क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन टाइम वेक्टर। पांचवा, फाइंड एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये अपने से कुछ क्वेश्चंस पूछे, अब देखो मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी चाहो तो कॉपी पे साथ साथ सॉल्व करो, अपन साथ साथ सॉल्व करते हैं। ये फंक्शन दिया है
तो सबसे पहले ये फंक्शन देख के पता चलना चाहिए कि ये किसी भी टाइम पे पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट है। क्यों पता चलना चाहिए? क्योंकि आई कैप है, ये किसी भी टाइम पे वाई कंपोनेंट है, ये किसी भी टाइम पे जेड कंपोनेंट है। तो अपने पास पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट तीनों दिया। अब मान लो मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, तो आप कहोगे सर तीनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर लो, है ना। तो पहले फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो वो आ जाएगा बेटा 4t आई कैप, सबको दिख रहा होगा, प्लस 4t स्क्वायर का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 8t जे कैप प्लस 2t का 2 के कैप। दिस इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, 4t आई कैप प्लस 8t जे कैप प्लस 2 के कैप। ये हो गया पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी, तो क्या करेंगे, इसमें रख देंगे 1 सेकेंड। कितना आ गया 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप, और इसमें तो 1 रखने में कुछ भी रखो एक ही बात है, ठीक है। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना, t इक्वल टू 1 पे। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे स्पीड बताओ। तो बेटा ये वेलोसिटी का वेक्टर है, बेटा सोचो स्पीड कैसे बताएंगे, इसका मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी का मॉड। कितना आया 16 प्लस 64 प्लस 4, कितना हो गया 20, और ये 84, कितना हो गया ये 84, तो 21 गुना 4 तो 2√21। ये स्पीड आ गई, ये क्या आ गई स्पीड। अब देखो मैं चौथा क्वेश्चन यही साइड में कर दे रहा हूँ। एक्सेलरेशन वेक्टर ये कैसे निकालेंगे, ये रहा वेलोसिटी का फंक्शन, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो। तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू 4t को डिफरेंशिएट करेंगे 4 आई कैप, 8t को डिफरेंशिएट करेंगे 8 जे कैप, उसको करेंगे 0। तो एक्सेलरेशन वेक्टर कितना आ गया 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप, और ये कांस्टेंट है, दिस एक्सेलरेशन इज अगेन कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो मैं कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड किसी भी टाइम पे यही आएगा, कोई सोचने की बात ही नहीं है। तो ये 16 प्लस 64 कितना आया 80, 4√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रहा, है ना। तो ये अपन सिंपली बता सकते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। मोशन की, तो 2D मोशन की बेसिक थ्योरी अपन ने कंप्लीट करी। अब इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन करेंगे, अभी के अभी आपको ही करना है, फिर आगे चलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन कि एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी 2D में ही दे रहा हूं, है ना। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर पता है अपने को 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप मीटर पर सेकेंड, और मुझे इसका एक्सेलरेशन वेक्टर पता है, कांस्टेंट है। इनिशियल वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन इज 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की मोशन है, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है पहला, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड coordinates of particle at t equal to 5 second. Assume it starts from origin. origin से स्टार्ट हो रहा है, तो बताना है कि t इक्वल टू 5 सेकेंड पे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। और तीसरा क्वेश्चन,
Find the time when velocity of particle will be perpendicular to acceleration. Find the time when velocity of particle will be perpendicular to acceleration. तो आपके पास u और a दिया हुआ है और मानना है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 सेकेंड पे वेलोसिटी बतानी है, 5 सेकेंड पे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट बताना है और ये बताना है कि वो टाइम क्या होगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर हो जाएगी। जरा लिखिए और बताइए, सोचिए थोड़ा। मैंने क्या कहा, x और y को सेपरेट सॉल्व करना है, x को सेपरेट सॉल्व करो, y को सेपरेट सॉल्व करो। देखिए ध्यान से, ये बिल्कुल नया है ना, नए टाइप का क्वेश्चन है ना। तो आपको एक तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो अपन तो बेटा एक काम करते हैं, है ना, अपन तो क्या करते हैं ना, एक लाइन खींच लेते हैं और इधर की तरफ लिख देते हैं x मोशन और इधर की तरफ लिख देते हैं y मोशन। लाइन खींच के अपन दो हिस्सों में लिख देते हैं ना। x में इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो 10i कैप प्लस 20j कैप, मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं तो इधर की तरफ कितना है 10 मीटर पर सेकेंड और इधर की तरफ कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। कैसे? क्योंकि वैल्यू दी हुई थी 10i कैप प्लस 20j कैप, तो ये मैंने लिख दी इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन 2i कैप माइनस 4j कैप, तो एक्सेलरेशन 2i कैप मतलब इधर की तरफ 2 और इधर की तरफ -4। ये मैंने क्या किया, x के इनिशियल वेलोसिटी को अलग लिख दिया, y के इनिशियल वेलोसिटी को अलग लिख दिया, x के एक्सेलरेशन को अलग लिख दिया, y के एक्सेलरेशन को अलग लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि x और मोशन और y मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। अब बेटा मैं आपसे अगर पूछूं कि किसी भी टाइम पे बताओ x की वेलोसिटी क्या होगी, vx, तो कैसे लिखोगे? vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, यही होता है v इक्वल टू u प्लस at। और मैं पूछूं किसी टाइम पे vy क्या होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी इन y प्लस ay इंटू टी। तो लिख दीजिए ux कितना है 10 प्लस 2t, ये किसी भी टाइम पे x की वेलोसिटी का फंक्शन, ये किसी भी टाइम पे y की वेलोसिटी का फंक्शन। तो ये क्या मिल गया मुझे, किसी भी टाइम पे पार्टिकल की x और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, है ना। मैं आपसे पूछूं कि किसी भी टाइम पे x में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो x में डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। वैल्यू रख दो 10t प्लस हाफ 2 कैंसिल होगा टी स्क्वायर। ये किसी भी टाइम पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट है, ये किसी भी टाइम पे पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट होगा, uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। इसमें वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, uy 20 इंटू टी माइनस 2t स्क्वायर। ये किसी भी टाइम पे पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट है। तो मैंने फंक्शन निकाल लिया, अब तो क्या है, वैल्यूज रखनी है ना। फंक्शन निकाल के रख दिया मैंने सामने, ठीक है। तो कैसे निकाला कि मुझे ऐसा दिखा कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन की मोशन है। देखो ए कांस्टेंट है, 2i कैप माइनस 4j कैप इज कांस्टेंट, क्योंकि इसमें t या x नहीं है ना, तो कांस्टेंट है तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकता हूँ। तो मुझे x की इनिशियल वेलोसिटी पता थी, x का एक्सेलरेशन लिखा था तो मैंने x में इक्वेशन लिख दी। मुझे y की इनिशियल वेलोसिटी पता थी, y का एक्सेलरेशन पता था, मैं y में इक्वेशन लिख दी। अब जो पूछा है वो बता दीजिए, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछी है, तो दोनों वेलोसिटी सेपरेट सेपरेट निकाल लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट रख दो उसमें 5, कितना आएगा 5 5 10 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का y कंपोनेंट 20 माइनस 20 0 आ गया, इसका मतलब t इक्वल टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी वेक्टर आएगा 20 i कैप, मतलब वेलोसिटी सिर्फ x में होगी, y वाली वेलोसिटी 0 हो चुकी है। मैं पूछूं t इक्वल टू 5 सेकेंड पे उन्होंने कोऑर्डिनेट्स पूछे थे x और y, तो x कोऑर्डिनेट लिखो, रख दो 5, तो 50 प्लस 25 75। y कोऑर्डिनेट पूछो तो 20 इंटू 5 100, 100 माइनस 50 50, क्लियर है? हाँ, तो
पार्टिकल का आर कितना आ गया 75 आई कैप प्लस 50 जी कैप। ये रहा, एक्स और वाई मोशन सेपरेट होती है ना। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए, यस नो लिख के। यहां तक जो मैंने किया ये सबको समझ में आ गया क्या? एक्स मोशन अलग किया है, वाई मोशन अलग किया है, कोई दिक्कत? आ गया। ओके, चलिए, तो ये दो क्वेश्चन हो गए, ये दो क्वेश्चन हो गए। अब इसका तीसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा है? फाइंड द टाइम when velocity of the particle will be perpendicular to acceleration। वो टाइम पूछा है जब पार्टिकल की वेलोसिटी एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर हो जाएगी। कोई सोच के बता सकता है ये कैसे करेंगे? ये टाइम कैसे निकालेंगे? कौन से टाइम पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर हो जाएगी? कोई सोच सकता है कैसे निकालेंगे? बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो प्रियांशु, बिल्कुल। और कोई? और क्या है? और मुझे वेलोसिटी का फंक्शन है, बिल्कुल सृष्टि, बिल्कुल सही, गुड गुड, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सोलर बिल्कुल सही। तीन लोगों ने सही जवाब बताया है। आंसर है डॉट प्रोडक्ट। आंसर है बिल्कुल भोनिका, गुड। डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे, वी और ए का डॉट प्रोडक्ट। सबके सही है, ऑलमोस्ट जो लोग बता रहे हैं सबका आंसर सही है। तो जिस टाइम पे ऐसा होगा, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जिस टाइम पे भी ऐसा होगा, उस टाइम पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, क्योंकि जब कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। क्या मुझे किसी भी टाइम पे ए पता है? बिल्कुल, 2i कैप माइनस 4j कैप। ए इज 2i कैप माइनस 4j कैप। और क्या मुझे वेलोसिटी किसी भी टाइम पे पता है? बिल्कुल, ये रहा वेलोसिटी का फंक्शन। तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी है 10 प्लस 2t आई कैप, 10 प्लस 2t आई कैप प्लस ये x कंपोनेंट था, y कंपोनेंट 20 माइनस 4t j कैप, 20 माइनस 4t j कैप। ये रहा a डॉट v इक्वल टू 0। जल्दी से इनका डॉट प्रोडक्ट करो और सॉल्व करके t का आंसर बताओ। इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो करो और सॉल्व करके t का आंसर बताओ। पहला वेक्टर है 2i कैप माइनस 4j कैप, दूसरा वेक्टर है 10 प्लस 2t आई कैप प्लस 20 माइनस 4t j कैप। जल्दी से डॉट करके जीरो करके t का आंसर बता दो। इंतजार कर रहा हूं मैं। अभी ब्रैकेट ओपन तो डॉट प्रोडक्ट निकालना भूल गए क्या? एक्स वाले को एक्स वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। हो सकता है तो करना था। पहले में आई कैप का कोफिशिएंट 2 है, दूसरे में 10 प्लस 2t है, पहले में जे कैप का कोफिशिएंट माइनस 4 है, दूसरे में 20 माइनस 4t है। करो जल्दी, डरो मत, बिल्कुल करो, डर के आगे जीत है। ऐसा आ रहा है? नहीं यार, देखते हैं, चलो आ सकता है, मुझे नहीं पता वैसे। कर लो ना इसको, 2 से मल्टीप्लाई करो किसको? 10 प्लस 2t को, ये मल्टीप्लाई कर लिया प्लस
ये था ना, एक 2 एक -4 और ये 10 + 2t और 20 - 4t है ना, प्लस ये -4t इंटू 20 - 40t इक्वल टू 0। ये करना है। इसका x कोफिशिएंट, इसका x कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लिया 2 को इससे, प्लस इसका y कोफिशिएंट, इसका y कोफिशिएंट, सॉल्व कर लेते हैं। 20 + 4t माइनस एक मिनट मैंने कुछ, ये 40 नहीं 4 था भाई, ये 4 है, 4 ये 40 नहीं है, 20 - 4t है, देखो ना, vy -4t है। करो करो जल्दी, वापस सॉल्व करो। -80 + 16t इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ रहा है, 20t इज इक्वल टू 60, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड। वो 40 लिख दिया था मैंने, 40 लिखते लिखते मैंने उसको 40 लिख दिया। विकास अब तो गलत नहीं आना था। t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे ऐसा हो जाएगा कि इसके एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट लेना था, गलती से मैंने 40 लिख दिया था। तो किसी ने 40 लिया होता तो उसका आंसर 160 164 आ जाता, नीचे 60/164 आ जाता। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी पता है 20 i कैप, पिछली स्लाइड नहीं लिखी, क्या लिखोगे इसमें, लिखो जल्दी। तो अपने से पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 20 i कैप प्लस 40 j कैप, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन दे रखा है आपसे -5 i कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। assume particle starts from, assume particle starts from origin, assume कीजिए कि पार्टिकल origin से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन, speed of particle, speed of particle at t equal to 6 सेकेंड, t equal to 6 सेकेंड पे पार्टिकल की स्पीड। दूसरा क्वेश्चन, टाइम when velocity was perpendicular to acceleration, और तीसरा क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल के पाथ की इक्वेशन। पहले दो क्वेश्चन आप बताओ, तीसरा मैं बताऊंगा। पहले दो क्वेश्चन आपको बताने हैं, तीसरा मैं बताऊंगा। जल्दी से सॉल्व करके पहले दो के आंसर चैट बॉक्स में लिखिए।
चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन जैसे लिखते हैं एक्स मोशन अलग वाई मोशन अलग, ये हो गई अपनी एक्स मोशन और ये हो गई अपनी वाई मोशन। यू लिख देता हूं मैं, तो यहां से यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू कितना था 20, तो यू एक्स इज 20 मीटर पर सेकेंड, यू वाई इज 40, एक्सेलरेशन ए में -5, so ax is -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ay is 0, y में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर मैं किसी भी टाइम पे x की वेलोसिटी बताना चाहूँ किसी भी टाइम पे, तो क्या लिखेंगे, vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, ये इक्वेशन होती है, लिख दो वैल्यू रख दो 20 माइनस 5t। vy किसी भी टाइम पे बताना चाहूँ तो 40, तो भाई vy कांस्टेंट आएगा, vy हमेशा कांस्टेंट आएगा क्योंकि y का कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। मैं कहूँ किसी भी टाइम पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, तो ux इंटू टी मतलब 20t माइनस 5/2 टी स्क्वायर। किसी भी टाइम पे x कोऑर्डिनेट, किसी भी टाइम पे y कोऑर्डिनेट, uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। ये तो uy इंटू टी बच गया, तो ये 40t, सब लिख दिया मैंने, सब लिख दिया, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये x वेलोसिटी का फंक्शन, ये y वेलोसिटी का फंक्शन। क्या पूछा है, 6 सेकेंड पे स्पीड क्या होगी, तो पहला t इक्वल टू 6 सेकेंड पे स्पीड कितनी है, vx इज इक्वल टू 6 रख दो, तो 20 माइनस 30, तो -10, मतलब वो -10 आई कैप, और vy तो हमेशा ही कांस्टेंट है, कितना आ गया 40 j कैप। तो किसी भी टाइम ये आई कैप है, तो किसी t इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी वेक्टर आ गई भाई -10 आई कैप प्लस 40 j कैप। दिस इज वेलोसिटी वेक्टर। स्पीड पूछी जाए तो स्पीड विल बी √100 प्लस 1600, दैट इज 1700, दैट इज 10√17 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई स्पीड। दूसरा आपसे पूछा है टाइम कौन सा है ना, तो वही a.v 0 कर दो, a कितना -5 आई कैप डॉट v कितना 20 माइनस टी आई कैप प्लस जे कैप में 40 टी जे कैप, नहीं 40 जे कैप इक्वल टू 0 कर दो, मल्टीप्लाई करो, आई कैप डॉट जे कैप तो 0 होगा, सिर्फ आई कैप वालों से मल्टीप्लाई होगा, तो -100 प्लस 25 टी इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे ऐसा होगा, टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे ऐसा होगा जब इसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाए। अच्छा, आप एक चीज और नोटिस कर रहे हो क्या, एक्स और वाई मोशन में मोशन तो इंडिपेंडेंट हो रही है कि पार्टिकल एक्स में अलग जा रहा है, वाई में अलग जा रहा है, कंबाइंड मोशन ले रहे हैं। एक चीज दोनों मोशन में कॉमन ले रहे हैं, वो क्या है, एक चीज में दोनों एक्स मोशन में और वाई मोशन में एक चीज में सेम ले रहा हूं हर बार, वो क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो एक्स और वाई मोशन में सेम ले रहा हूं, टाइम। गुड गुड जोही, टाइम, क्योंकि मोशन हो तो एक ही टाइम पे रही है ना। मैं कहूँ पार्टिकल 0 से 2 सेकेंड तक चला, तो 2 सेकेंड तक ही एक्स में भी चला और 2 सेकेंड तक ही वाई में भी चला, तो बिल्कुल ऐसी मोशन जो होती हैं वो अलग अलग कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग इंडिपेंडेंट मोशन का सुपरपोजिशन होती है, कि मतलब अगर पार्टिकल की नेट मोशन देखनी हो तो पार्टिकल के एक्स की मोशन और पार्टिकल के वाई की मोशन को सेपरेटली देख लो, बट उसी टाइम में, है ना। अगर मैं 0 से 4 सेकंड तक देख रहा हूं तो 0 से 4 सेकंड तक एक्स की मोशन देखो और 0 से 4 सेकंड तक ही वाई की मोशन देखो। सो टाइम इज द कनेक्टिंग फैक्टर, टाइम ही वो चीज है जो इसको एक ही मोशन बना रही है कि इसी टाइम पे हम इसी पार्टिकल को स्टडी करें। तीसरा क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, आगे अपना ये टॉपिक भी है
कि पार्टिकल के पाथ की इक्वेशन, पार्टिकल एक्चुअली कैसे पाथ पे चल रहा होगा। तो देखो पाथ कैसा होता है ना, पाथ इज डिसाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। पाथ की इक्वेशन मतलब एक्स और वाई के बीच का रिलेशन बताना। पाथ की इक्वेशन मतलब पार्टिकल के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन बताना। तो ध्यान से देखिए, आगे इस चीज को और सीखेंगे भी। इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, है ना, इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ बोल लो, और कई बार इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। पाथ ही होता है ये। इट इज रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन होता है। एलिमिनेट करना पड़ता है किसको, टाइम को, टाइम को एलिमिनेट करना पड़ता है। देखो एक्स का फंक्शन क्या है, तो एक्स का फंक्शन हमने पीछे निकाला है 20t माइनस 5/2t², और y का फंक्शन क्या है 40t। बेटा मैं आपसे कहूं कि मुझे इन दोनों को सॉल्व करके t को एलिमिनेट करना है, तो आप सिंपल सा दिमाग लगाओगे कि सर यहां से t की वैल्यू निकाल के यहां रख देते हैं। यही कहोगे कि यहां से t की वैल्यू निकालेंगे, y = 40t है ना, तो t की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे और फर्स्ट में रख देते हैं। तो यही करते भी। तो यहां से मैं t लिखूं तो t कितना लिखोगे, y/40, और ये t ऊपर वाले में रख दो तो t गायब हो जाएगा। तो x = 20, t की जगह y/40 माइनस 5/2 t² इज y/1600। ये कितना आया, x = कितना हुआ ये y/2 माइनस ये कितना हो गया 5 32 64 हो रहा है ना, 640 बन रहा है, 320 into 2 640। This is equation of path and actually it is parabola। आगे आप मैथ्स में पढ़ोगे भी, ये एक्चुअली पैराबोला की इक्वेशन है, और ये पैराबोला y² = समथिंग x वाला है, मतलब ये कुछ लेफ्ट साइड ओपन हो रहा होगा। एक्चुअली ये पैराबोला ओपनिंग लेफ्ट वर्ड है, क्योंकि देखो y² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये लेफ्ट की तरफ ओपनिंग पैराबोला कुछ इस तरफ वाला पैराबोला बनेगा। अपने को उतनी डिटेल में नहीं जाना, अपन जिस पाथ की इक्वेशन सीखेंगे बहुत ही सिंपल है ना। तो ये दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मतलब y में क्वाड्रेटिक है ना, x = समथिंग y², y/2 माइनस समथिंग y², तो ये अपना पैराबोला है। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इसमें पाथ कैसा आ रहा है, पैराबोलिक। ये मैंने इसलिए डिराइव करवाया क्योंकि आगे हमें ये पढ़ना है इसी चैप्टर में, कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसके पाथ की इक्वेशन पैराबोलिक आती है, तो पैराबोला। ठीक है, तो यहां तक अपन ने ये स्टडी कर लिया। जल्दी से इसको लिख लीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फटाफट जल्दी नोट कीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कांस्टेंट। अगर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो उसके सिर्फ दो टाइप के पाथ पॉसिबल है, या तो स्ट्रेट लाइन पाथ या पैराबोलिक पाथ। तीसरा कोई पाथ संभव ही नहीं है। If a particle moves with constant acceleration, then there are only two possible paths, either straight line path or parabolic path। Straight line path कब होगा, जब initial velocity और acceleration पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, जैसा अपन ने 1D मोशन में सीखा। 1D मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ था वो, है ना। तो अगर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाएगा, और अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच कोई एंगल होगा तो पार्टिकल हमेशा पैराबोलिक पाथ पे जाएगा। इसके अलावा और कोई पाथ पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था, यहां भी आप ध्यान से देखो, पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। देखो कितना है एक्सेलरेशन, 2i कैप माइनस 4j कैप। कितना है, 2i कैप माइनस 4j कैप। क्या ये कांस्टेंट है? हाँ बिल्कुल। देखो अगर मैं इस x और y को सॉल्व करूंगा ना तो इसका भी पाथ पैराबोलिक ही आएगा, बट अभी आप इसमें से ना t एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। आप बच्चे हो,
आगे जब पैराबोला चैप्टर पढ़ोगे तो आप क्या ट्राई करोगे तो हो जाएगा, आगे पैराबोला में कर भी लोगे। यहाँ से भी जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ लिख रखा है, इसमें से भी टी एलिमिनेट किया जाए तो ये भी पैराबोला की इक्वेशन ही बनेगी। और इवन ये जो क्वेश्चन था, मैं अगर एक्सेलरेशन का टाइम के साथ वेक्टर देखूं, देखो ध्यान से, 4i कैप प्लस 8j कैप, क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है? आप कहोगे हाँ। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? आप देखो वेलोसिटी का फंक्शन कितना है, 40i कैप प्लस 80j कैप प्लस 2k कैप। दिस इज द फंक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी t इक्वल टू 0 रख दो, तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 2 आ रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी है 2k कैप, है ना, और एक्सेलरेशन वेक्टर है 4i कैप प्लस 8j कैप। तो ये भी पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं है, बल्कि ये तो परपेंडिकुलर है। तो इसका पाथ भी एक्चुअली में पैराबोलिक ही होगा। अगर मैं यहाँ पे भी इसको एलिमिनेट करूंगा तो ये भी पैराबोला ही बनेगा एक्चुअली में। अपन अभी उसको सॉल्व नहीं करेंगे, अपने कोर्स में ये वाला पैराबोला है भी नहीं, इसमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट तीनों चेंज हो रहे हैं, बट ये बनेगा। और ये कर्व 3D में पैराबोलिक कर्व ही होगा, बनेगा तो पैराबोला ही, लेकिन उसमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट तीनों चेंज होंगे। इसमें भी पैराबोलिक होगा। तो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, है ना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक। If particle moves with constant acceleration, कैसे मूव करता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। और बेटा एक्सेलरेशन वेक्टर है, याद रखना ये बात, है ना। एक्सेलरेशन वेक्टर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगी। देन its path will be either straight line, या तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, और पैराबोलिक। कोई तीसरा पाथ नहीं हो सकता, या तो स्ट्रेट लाइन या तो पैराबोलिक। कब? जब पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करे। इफ इनिशियल वेलोसिटी, ये भी वेक्टर है, u वेक्टर एंड a वेक्टर, अगर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आर पैरेलल, मतलब और एंटी पैरेलल, या मैं इसको अदर वर्ड्स में कहूं तो एक ही लाइन के अलोंग हो। अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही लाइन के अलोंग हो, द पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, द पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, मतलब ये रेक्टिलिनियर मोशन होगी, रेक्टिलिनियर मोशन। अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगी। In all other cases, मतलब थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, पाथ विल बी पैराबोलिक, पाथ विल बी पैराबोलिक। फिक्स है, ये पैराबोलिक पाथ ही होगा, पाथ विल बी पैराबोलिक। तो अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो आप जब भी सॉल्व करके निकालोगे तो या तो स्ट्रेट लाइन आएगा या पैराबोला है। और एक बात और, यही कई बार ऐसा पूछ लेते हैं, इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर पार्टिकल पहले रेस्ट में था, इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 with constant acceleration, if a particle starts from rest with constant acceleration, its path must be straight line, इसका पाथ हमेशा कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। ये बिल्कुल लॉजिकल है बेटा, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में और वापस यही पॉइंट हो जाएगा। जब कोई पार्टिकल रुका हुआ था और मैंने उसे एक तरफ चलाना स्टार्ट किया, तो जो इनिशियल वेलोसिटी आएगी वो जनरेट ही किस तरफ होगी? एक्सेलरेशन के पैरेलल।
और अगर ऑसिलेशन के पैरेलल जनरेट होगी तो उसका पाथ हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के मोशन में पार्टिकल या तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा या तो पैराबोला में जाएगा, और कोई तीसरा केस पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग फिर इसमें अपनी बुद्धि लगाते हैं इसमें और कहते हैं कि सर सर्कुलर भी तो हो सकता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कहते हैं सर बताओ कांस्टेंट एक्सीलरेशन है हर इसमें आपको आता है तो ठीक है, वरना आगे इसमें सीखोगे कि इसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है v²/r। कितना होता है, v²/r। बेटा ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन की मोशन नहीं है, एक्सीलरेशन इज चेंजिंग इन डायरेक्शन, एक्सीलरेशन इज चेंजिंग इन डायरेक्शन। तो इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन में सिर्फ दो टाइप के पाथ पॉसिबल हैं, आइदर स्ट्रेट लाइन पाथ और पैराबोलिक पाथ, है ना। और हमने अभी आज के टॉपिक में क्या सीखा है कि हम एक्स मोशन और वाई मोशन के लॉन्ग सेपरेटली सॉल्व करते हैं, हमेशा सेपरेट सॉल्व करते हैं और ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक, जल्दी नोट कीजिए, फर्स्ट लेक्चर में यही फिनिश कर रहा हूं।